Hello students, how are you? Hope all well. Okay. Welcome on our channel Quick Minds. Today we will discuss class 8 Social and Political Life chapter first, the Indian Constitution. Okay. So first of all, we have to understand what is constitution. Constitution means basically constitution is the basic laws or rules by which a country is governed. ओके कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लॉज और रूल्स हैं जो कि किसी भी कंट्री को रन करने में हेल्प करते हैं. ओके अ कंट्री मे हैव वन टाइप ऑफ सिस्टम out of two types. Okay, that is first is democratic system and second one is opposite to it is monarchical or dictatorship system. Okay, what is democratic system? Democratic system means a system in which the government of a country is elected by its people. means ऐसा सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट को उसी देश के लोग चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, उसे डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं. और इसके ऑपोजिट मोनार्चिकल या डिक्टेटरशिप सिस्टम क्या होता है? उसमें वहां के लोगों को गवर्नमेंट चुनने का मौका नहीं दिया जाता. वहां पर किंग यानी राजा का ही रूल चलता है. जैसे पहले चलता था कभी हिस्ट्री में, वैसे ही आज भी चलता है. मोस्टली कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम है इस टाइम, बट कुछ ऐसी एक दो कंट्रीज बची हैं जहां पर मोनार्चिकल या डिक्टेटरशिप सिस्टम अभी भी प्रिवेल है. ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. ओके ओके, कम टू नेक्स्ट. when and how our constitution was formed. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब और कैसे फॉर्म हुआ था. ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फॉर्म किया गया था जो दिसंबर 1946 में फॉर्म की गई थी. ओके, इन दिसंबर 1946 constituent assembly was formed to prepare constitution for India. Independent India. And this assembly has 300 members and it takes almost 3 years to form our constitution. Okay, every one of you knows Mr. Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Yes, I hope all well know about him.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो जो फॉर्मेशन कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके हेड थे, इसलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन was formed in November 1949, but it came into effect on 26th January 1950. Okay, and that the day which is called Republic Day of India. Okay guys, दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था, जिसे काम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, प्रिपेयर करने का फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। दिस असेंबली हैज 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स थे इस असेंबली के, जिन्होंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स लिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी जब 300 मेंबर्स को 3 साल तक लगे हैं फॉर्म करने में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था नवंबर 1949 में, बट ये लागू कब से हुआ हमारे देश में? 26 जनवरी 1950 से। और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हर साल। ओके ओके, next, why a democratic country needs a constitution? This is the main question we should ask ourselves. Why a democratic country needs a constitution? There are many reasons. So a democratic country needs a constitution. Some of them are, first one is, in a democracy people choose their representatives. Choose their representatives, and the leaders might misuse their powers, so constitution provides safeguard against them। मीन्स अभी हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, वहां कंट्री के लोग ही वहां की गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो मे भी ये हो सकता है कि वो ऊंची पोस्ट पे जाके अपनी पावर का मिसयूज करें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है और उनके ऊपर एक पाबंदी लगाता है कि जिससे कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके, और हमें एक सेफगार्ड देता है अगेंस्ट मिसयूजिंग देयर पावर्स। ओके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत जरूरी होता है। ओके, सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ensures that the majority group
majority group does not use power against minority group means कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी ग्रुप हो या मेजॉरिटी ग्रुप हो, एक इंसान हो या कई इंसान हो, सबको बराबर का हक देता है और ये इंश्योर करता है कि मेजॉरिटी ग्रुप यानी कि जो ज़्यादा लोग हैं, जैसे ज़्यादा इंसान किसी भी ग्रुप में है, वो कम पावर वाले या जिस ग्रुप में कम इंसान है उसके खिलाफ अपनी पावर को यूज ना करे, उन्हें दबाने का काम ना करे। इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights to the citizens for their social, economical and political welfare means कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है एवरी इंडियन को मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री को उसके फंडामेंटल राइट्स जो काम करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलफेयर इस्टेब्लिश करने में ऑल ओवर द country. Okay, so let's revise again. Why a democratic country needs a constitution? There are three main objectives or three main issues. So a democratic country needs a constitution. First is, in a democracy people choose their representatives. किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में वहां की कंट्री के पीपल ही गवर्नमेंट चूज करते हैं और आगे जाके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए ताकि वो रूल्स रेगुलेशन बना के उनके इस मिसयूजिंग बिहेवियर पर कंट्रोल कर सके। ओके, हाँ, और हमें सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप, यानी कोई भी धर्म के बल पे या किसी भी इशू से, किसी भी एंगल से कोई भी किसी के खिलाफ अपनी पावर का यूज ना कर सके। एंड थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन फॉर देयर वेलफेयर। कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबको एक फंडामेंटल राइट्स देता है जिससे हम सबको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर अचीव हो सके। ओके, next is what happen if there is no restriction on power of representatives. As we discussed earlier, in a democracy people of country choose their representatives by election and those representatives form government, and maybe it happen that those representatives may misuse their powers, so there is a grave need to put restrictions on their powers. Okay, so what happen if there is no restriction on power of representatives? तो क्या होगा अगर उनकी पावर, उनके पावर्स पर, रिप्रेजेंटेटिव के पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा? ओके, लेट्स डिस्कस। मे बी द लीडर्स might misuse their powers. अगर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं, किसी को भी डरा धमका सकते हैं, अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मिसयूज देयर पावर्स का केस हो सकता है। एंड द मिसयूज कैन result in grave injustice to
पीपल। अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो ऑब्वियसली मिसयूज की वजह से जो उस कंट्री के पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, उनके साथ अनजस्टिस होगा, उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड फाइनली अगर जब वो मिसयूज करेंगे अपनी पावर्स का, तो जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबको इक्वल रखने का, सबको जस्टिस दिलाने का, वो तो फेल हो जाएगा ना फेल। तो फिर क्या फायदा होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, रूल्स रेगुलेशन बनाने का। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, उनकी पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन हमेशा लगाया जाए। ओके गाइस, नाउ वी विल डिस्कस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें खास बातें हैं, विशेषताएं हैं। फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म, ओके। Second is parliamentary form of government. Third one is separation of powers. Fourth one is fundamental rights. And fifth is secularism. Okay. There are mainly 5 features of Indian constitution: federalism, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights, and secularism. In this chapter we will discuss all these features in detail. Okay, फंडामेंटल राइट्स में भी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसका शोषण नहीं कर सकता, शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है, हम कोई भी धर्म प्रेफर कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आएगा शिक्षा का और कल्चर का राइट। एंड लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि इन सारे अधिकारों का जब हमारे साथ कोई हनन करता है या हमारे अधिकारों को छीनता है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि हमें संविधान के द्वारा उसको ठीक करने के लिए एक राइट दिया गया है, जिससे हम कोर्ट में अपील लगा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, वो होगा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके गाइस, तो अब हम इन सभी फीचर्स को, जितने भी फीचर्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे और पता करेंगे ये होते क्या हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मतलब समझना पड़ेगा, फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है दिस मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द country. Okay, it means there is a more than one level of government in the country, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं वो होती है मोस्टली हमारे इंडिया में 3 टाइप्स की: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज सिस्टम। ओके गाइस, तो अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। फेडरलिज्म का मतलब हम डेफिनेशन करते हैं पहले फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन टायर ऑफ गवर्नमेंट। टायर मीन्स टाइप भी बोल सकते हैं आप, ओके, टाइप भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंडिया है 3 टायर government system. First is, as we discussed, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल
वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। ओके गाइस, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? जो सिर्फ स्टेट में फंक्शन करती है। फंक्शंस ओनली इन स्टेट्स। लाइक हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट होती हैं। और थर्ड एंड लास्ट वन इज पंचायती राज सिस्टम। ओके, ये फंक्शन करती हैं सिटी एंड विलेज लेवल पे। ये टायर सबसे छोटा होता है फंक्शन करने के लिए। ओके, सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज पंचायती राज सिस्टम। ओके गाइस, फेडरलिज्म होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो की फीचर्स है उनमें एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? There are two types. First of all, we have to understand what is parliamentary form of government, and we can understand this by understanding how many types of form of government. First one is parliamentary form of government, as we write here, and second is presidential system. Presidential system of government. Okay, and in this chapter we will discuss only parliamentary form of government. Okay, parliamentary form of government means here government elected by people, and this government governed by a council of ministers. Council of ministers, you can say a group of ministers. Group ministers का एक group. Council of ministers headed by prime minister. Okay, prime minister means here in a parliamentary form of government, parliamentary system of government governed by elected representatives of people, and these representative of peoples are headed by a council of minister, and this council of ministers is headed by prime minister. Means prime minister head होता है पार्लियामेंट का और गवर्नमेंट का। ओके, दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें इसको पढ़ के ही पता चलता है, यानी कि पावर्स का सेपरेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर लोकल गवर्नमेंट्स लाइक पंचायती राज सिस्टम एंड म्युनिसिपल कमेटीज, उनको पावर देता है रिटर्न में सेपरेट करके। सब अपने अपनी पावर्स का अपने अपने एरिया में यूज करेंगे। कोई किसी दूसरे की पावर का दबाने के लिए अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा। ओके गाइस, टू प्रिवेंट misuse of powers, constitution provides separation of power
you can say separate powers to every level of government and every level of government organ like legislature, executive and जुडिशियरी। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लेवल्स पे पावर्स का सेपरेशन किया हुआ है कि किस पावर को किसको देना है और उसे कैसे यूज करनी है। एवरीथिंग इज डिफाइंड प्रॉपरली। ये हेयर लेजिस्लेचर मीन्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लॉज बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं संसद में बैठ के या विधानसभा में बैठ के बनाते हैं, उसे हम लेजिस्लेचर में लेते हैं। एग्जीक्यूटिव होते हैं कुछ ऐसे अधिकारी जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें लागू करवाते हैं पूरे देश में। और जुडिशरी से हमारा मतलब है कानून व्यवस्था से, यानी कि न्यायपालिका से। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका से। इन तीनों के पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी सेपरेट कर रखा है। दिस इज द फीचर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। And next one is fundamental rights. Fundamental rights, as we discussed, Constitution gives us, every one of us, some fundamental rights that is very necessary to every one of us. Okay. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे प्रॉपर वेलफेयर के लिए, हमारे पीसफुल लाइफ के लिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया है, वन इज राइट टू इक्वलिटी। right to equality. Right to equality means everyone in the country or are equal and no one can be discriminated on the basis of religion, race, caste, residence, etc. Okay, means right to equality means हमारी कंट्री का हर इंसान के साथ बराबर का ट्रीटमेंट होगा, वो सब इक्वल होंगे, उनके किसी के भी साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किसके बेसिस पे? उसके धर्म के बेसिस पे, उसके रंग रूप के बेसिस पे, उसकी कास्ट जात के बेसिस पे, या वो कहाँ का रहने वाला है उसके बेसिस पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ओके, सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मीन्स हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दिस राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू स्पीच, यानी कि वो भाषण दे सकते हैं, उनको भाषण देने से नहीं रोका जा सकता। राइट टू एक्सप्रेशन, वो जो चाहें वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है, वो कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन यानी कि कोई भी ग्रुप, किसी के साथ भी एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, मूव फ्रीली, वो पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी कैसे भी जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं हो सकती कि तुम यहां नहीं जा सकते या हम यहां नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। सबको सब पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने का अधिकार है।
रेजिडेंस का भी कहीं अधिकार है। कोई भी इंडिया का कोई भी नागरिक कहीं भी इंडिया में जाके रह सकता है। ओके, एंड थर्ड फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट exploitation, means right against exploitation means constitution prohibits human trafficking, forced labor and child labor. Under age 14. Okay guys, right against exploitation means जो भी किसी का शोषण करेगा उसके खिलाफ ये हमें फंडामेंटल राइट्स हमें अधिकार देता है कि हमारा कोई किसी का भी शोषण नहीं कर सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट यानी कि रोक रखा है, पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि आदमियों को खरीदा बेचा, इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, किसी से फोर्स्ड लेबर जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, और चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। बच्चों को हम यहां पे कंसिडर करेंगे अंडर एज 14। ओके, फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Okay, means everyone in the country can follow or practice any religion as he or she wants. Okay, means कंट्री का कोई भी सिटीजन जो भी चाहे वो धर्म अपना सकता है, उसके प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है, कोई किसी के ऊपर बंदिश या पाबंदी नहीं है, कोई जो चाहे वो धर्म फॉलो कर सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज cultural and educational rights. इस राइट में कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए जो रिलीजन वाइज और कास्ट वाइज और लैंग्वेज कास्ट वाइज नहीं, हम कहेंगे रिलीजन वाइज एंड लैंग्वेज वाइज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सेज माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, यानी कि जो धर्म और भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में, वो कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल institutions to preserve their culture and language, यानी कि जो धर्म और भाषा के आधार पर हमारे देश में माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग से फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं,
किस लिए? अपनी धर्म और अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए। ओके, एंड सॉरी, सिक्स्थ वन इज right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Guys, अगर हमें जब हमारे मौलिक अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, कोई इन्हें ब्रेक करता है, अगर हमें कोर्ट में जाकर उसे सू करने का यानी कि उस पर केस करने का या अपने मौलिक अधिकारों को दोबारा स्थापित करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये जितने भी हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे तो ये सिर्फ लिखे लिखे रह जाएंगे और कोई भी किसी के भी मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन कर देगा। लेकिन इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया लास्ट में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमारा कोई भी अधिकार हनन होता है, कोई भी हमारे अधिकारों को छीनता है, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। किस लिए? हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखवाने के लिए कोर्ट हमारी मदद करेगा। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में आएगा टू गो टू कोर्ट्स फॉर safeguard of our fundamental rights. Okay guys, these are the 6 fundamental rights that Constitution gave us. Okay, next and the last feature of Constitution is secularism. Secularism means, in Hindi we can say it, धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का मीन्स है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मीन्स है किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा करके ना देखा जाए, गवर्नमेंट की तरफ से सभी धर्म हम बराबर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल रखा है, यानी कि हमारा इंडिया एक सेक्युलर स्टेट यानी सेक्युलर कंट्री है, in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. means हमारे इंडिया में कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म नहीं माना जाएगा, यानी कि किसी भी धर्म को गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को बराबर की नजर से देखा जाएगा। ओके, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज अ secular state, secular country. Okay, secular country in which government does not promote any religion as their state religion. All religions are treated equally. Okay. Okay guys, this is the chapter, the Indian Constitution. Okay, I hope all of you understand it well. If there is any query or any question, you can comment me on my YouTube channel Quick Minds. Okay guys, bye, take care, bye.